इस सरजमी की दौलत और शोहरत न जाने कितने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर खींच लाई, मगर हिंदुस्तान की सरजमी के राजपूत न कभी हार मान के बैठे, न कभी विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ घुसने दिया। लेकिन फिर भारत में ऐसा क्या हुआ जो इतने लंबे समय तक विदेशी सल्तनत यहाँ कब्जा करके बैठी? दौर था चौहान वंश का। चौहान कभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये वही प्रतिहार डायनेस्टी है जिसने एक सीमा का कार्य किया और कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में नहीं घुसने दिया। चौहान डायनेस्टी में पृथ्वीराज चौहान एक पराक्रमी योद्धा हुए। 1191 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया, मगर महाभारत के रूल के अनुसार घायलों पर वार ना करना और रात में आक्रमण ना करना भारी पड़ गया। मित्रों, दौर था 1178। उससे पहले चौहान वंश की स्थापना कभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे वासुदेव ने की। मूल संस्थापक वाक्यपति चौहान ने यहाँ तोमरों से अपने आप की स्वाधीनता को स्वतंत्र किया। पड़ोस में आपको गढ़वाल वंश नजर आ रहा होगा। तोमरों के अधीन रहते हुए ये पहली बार वाक्यपति राज के बाद विग्रहराज द्वितीय ने सोलंकी राजा मूलराज प्रथम को हराकर चौहानों की डायनेस्टी का विस्तार किया। इसके बाद मालवा नरेश परमर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने हराकर अपनी ताकत का एहसास कराया। विग्रहराज तृतीय के समय में, विग्रहराज चौथे के समय में बना ये 2.5 दिन का झोपड़ा आज भी वहाँ पर बीसल देव महादेव, जो उनका दूसरा नाम है, उनके लिखे संस्कृत के अभिलेखों से सुसज्जित है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी का खंडन करके अपना 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो अजमेर में आज भी है। अजमेर शहर की स्थापना चौहान वंश के ही राजा अजयपाल ने की थी। वहीं मुल्तान में अर्णोजय ने हराया था महमूद को, जो अरब शासक था। मोहम्मद गौरी 1191 में भारत पर हमले की योजना के तहत आया। उससे पहले वह सोलंकी नरेश मूलराज द्वितीय से भी पराजित हुआ था। ये वही मूलराज द्वितीय है जिसे 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय की सेना को हराना बहुत ही मुश्किल कार्य था। माना जाता है अगर तब गढ़वाल या कन्नौज नरेश जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ दे देते तो 1192 की उस तराइन की लड़ाई में कभी पृथ्वीराज चौहान ना हारते। मगर पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण कर ले आए थे, जिस कारण इस रंजिश का बदला जयचंद ने उनका सहयोग ना देकर किया। भारत के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई। भारत की सरजमी पर कभी विदेशी आक्रमणकारी सफल नहीं हुए थे। मात्र लूट करके वापस जाने वाले ये विदेशी आक्रमणकारी पश्चिम के क्षेत्र से भारत में पैठ जमाने पर कामयाब हुए। 1192 के उस भीषण युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी कई युद्ध हार चुका था। लगातार हार से विचलित होकर जब वह युद्ध के मैदान में उतरा तो पृथ्वीराज चौहान उस दौर की सबसे बड़ी ताकत था और तब दिल्ली, अजमेर सब उसके अधीन था। तोमरों से स्वतंत्रता पृथ्वीराज तृतीय ने पहले ही ले चुकी थी। 1191 के पहले हमले में पृथ्वीराज चौहान ने इतनी बुरी तरह से परास्त किया कि वहाँ से किसी का भी उभरना बड़ा मुश्किल था। जब 91 में योजना बनाई गई तो मोहम्मद गौरी को ये शायद एहसास नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान कितना बड़ा शासक है। उस दौर में पृथ्वीराज चौहान भीमदेव सोलंकी नरेश को हरा चुका था। साथ ही परमर्दी देव मालवा के साम्राज्य को भी नेस्तनाबूद कर चुका था। परंतु अब मैदान था 1191 में तराइन का। उस भीषण हार का बदला लेने की योजना बनाई गई। ये वही क्षेत्र है तराइन का जहां योजना बनाई गई 1 साल के अंतर्गत मोहम्मद गौरी द्वारा। गौरी को 1191 के युद्ध में छोड़ना पृथ्वीराज चौहान की एक गलती साबित हुई। जबकि इतने युद्धों में हारने के बावजूद गौरी को नहीं मारा गया, क्योंकि भारतीय युद्ध पद्धति में घायलों को नहीं मारा जाता था, ना ही रात में हमला किया जाता था। मगर किसको ये पता था कि पृथ्वीराज चौहान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोहम्मद गौरी होगा। घायल मोहम्मद गौरी इतनी शक्ति में उस समय नहीं था कि वो सेना बना पाए, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला में मोहम्मद गौरी ये भूल गया कि पृथ्वीराज चौहान ने ही उसे जीवन दान दिया है। 1192 में एक विशाल सेना लेकर मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान में पहुंच गया। आरंभिक दौर में मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह से चौहानों ने परास्त कर दिया। ये पराजय इतनी बुरी होने वाली थी कि मोहम्मद गौरी लास्ट में अपना जीवन बचाने की योजना बना रहा था, परंतु जीत का जल्दी जश्न मनाना चौहानों को भारी पड़ा। 4 टुकड़ियों के पराजित होने के बाद 5वें छोर से कूटनीतिज्ञ तरीके से मोहम्मद गौरी ने
एक बहुत तेज आक्रमण पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कर दिया और पृथ्वीराज चौहान के तीर लगाकर उन्हें पराजित कर दिया। जीती हुई बाजी अंतिम छोर पर चौहान हार गए। विशाल सेना होने के बावजूद मोहम्मद गौरी ने उन्हें पराजित कर दिया। ऐसा माना जाता है। पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद्रबरदाई ने कहा है कि उन्हें मात्र शब्दभेदी बाण आता था और शब्दभेदी बाण के तहत उनकी हत्या भी पृथ्वीराज चौहान ने की। परंतु इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि कई किताबों में यह भी लिखा है कि 1206 में जब सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई तो उससे पहले मार्च के महीने में ही मृत्यु होती है मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज रासो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, मेरे ख्याल से शायद पहला ही ग्रंथ है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है, संयोगिता के बारे में वहाँ पर बताया गया है। ये चंद्रबरदाई द्वारा निर्मित है। चंद्रबरदाई के बारे में माना जाता है इनके दरबारी कवि थे और इनके मित्र थे। ऐसा भी माना जाता है कि इनका जन्म भी एक दिन हुआ और मृत्यु भी। इतनी विस्तृत डायनेस्टी का विस्तार करने वाले चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो उनकी इतनी विजय का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में नहीं है। पृथ्वीराज विजय जो जयनायक द्वारा लिखी गई थी, आप इसको नोट कर सकते हैं, जयनायक द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज विजय ने उनकी जीत के उल्लेखों का जिक्र मिलता है। परंतु 1192 की हार के बाद भारत में एक नया इतिहास आरंभ हो गया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने न सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को हराया बल्कि भारत की सत्ता के सामने एक ऐसी चुनौती पेश कर दी जो अभी तक कभी प्रस्तुत नहीं हुई थी। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ से भारत में अपने साम्राज्य की एक नई नींव स्थापित कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान वंश के बहुत प्रतापी शासक हुए, परंतु जयचंद की वादा खिलाफ़ी या हम कहेंगे जयचंद की गद्दारी और उसके अतिरिक्त महाभारत के रूल भारत की इस विशाल भूमि पर, जिसे आज हम अपने हिंद के रूप में जानते हैं, जो लगातार अपने परचम फैलाता है, 1192 के बाद इसका दौर इतिहास बदलने लगा। 1192 के बाद भारत में अनेक मोहम्मद गौरी के गुलामों ने शासन स्थापित किया। एक ऐसा दौर भारत ने देखा जब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगलिया सल्तनत भारत पर लगातार अपना साम्राज्य स्थापित करती रही। लंबा समय लगा, 1947 तक भारत इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंसा रहा। इसीलिए हम कहते हैं तराइन की द्वितीय लड़ाई भारत के लिए निर्णायक साबित हुई। भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई ये साबित हुई। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, विश्व युद्ध नहीं युद्ध के बारे में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए भारत के उस इतिहास को, भारत के उस साम्राज्य को, उस दिल्ली को जो कभी तोमरों के अधीन था, जो पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी के खिलाफ था। दिन बदलते गए, रात बदलती गई और उसके बाद भारत पर एक से बढ़कर एक डायनेस्टी अपने आप को साबित करने में लगी रही और तब तक भारत अपने इस इतिहास को ढूंढता रहा। आज का भारत इन्हीं प्राचीन घटनाओं से निर्मित है। हम आगामी वीडियो में इस हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत, गुलाम वंश और अनेक वंशों के बारे में बात करेंगे। परंतु आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखकर बताइए आपको कि ये कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भारत की इस सच्चाई को पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों।